एक विशालकाय मैमथ ने जब पहली बार इस कमजोर से दिखने वाले वानर प्रजाति के जीव होमो सेपियंस को देखा होगा तो उसने उस पर एक नजर डाली होगी और फिर वापस अपनी पत्तियां चबाने लगा होगा। इन जानवरों को अपने भीतर मनुष्य प्रजाति के प्रति डर विकसित करना जरूरी था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और इसके पहले कि वे ऐसा कर पाते वे खत्म हो चुके थे। प्रकृति के फूड पिरामिड का एक शाश्वत नियम है। शेर और शार्क जैसे जो शिकारी आज इस पिरामिड के शिखर पर हैं, वे रातों रात वहां नहीं पहुंचे। उन्हें इस मुकाम तक पहुंचने में लाखों साल लगे। विकास की इस धीमी प्रक्रिया ने पृथ्वी के पारिस्थितिक तंत्र को एक संतुलन दिया, एक ऐसा नियंत्रण जिसने इन खूंखार शिकारियों को अंधाधुंध तबाही मचाने से रोके रखा। जैसे जैसे शेर ज्यादा घातक हुए, हिरणों ने अपनी जान बचाने के लिए और तेज दौड़ना सीख लिया। लकड़बग्घों ने शिकार के लिए बेहतर तालमेल बिठाया और गैंडों ने खुद को और ज्यादा आक्रामक बना लिया। लेकिन मानव इतनी भयानक फुर्ती से इस पिरामिड के शिखर पर जा पहुंचा कि प्रकृति को इस पारिस्थितिक तंत्र को संभलने का, तालमेल बिठाने का समय ही नहीं मिला। Dust has settled on the riverbed, counting shadows and the deaths of the dead. Promised a path at the hollow's edge. Now I'm standing on the crumbling ledge. The valley don't care about the names on the stone. It only knows the weight of the bone, weight of the bone. Still walking. इंसान की इस अंधी रफ्तार ने न सिर्फ पारिस्थितिक तंत्र को तोड़ा, बल्कि एक ऐसे युग की शुरुआत की जहां जानवरों का शिकार भूख या आत्मरक्षा के लिए नहीं, बल्कि इंसानी अहंकार, नफरत और धार्मिक मान्यताओं के नाम पर होने लगा। इसी अंधी इंसानी नफरत का एक पन्ना ईरान की पहाड़ियों में आज भी सुलग रहा है। प्राचीन फारस, कैस्पियन सागर के ठीक दक्षिण में अल्बोर्ज के पहाड़ स्थित हैं। जब समुद्र की नमी इन पहाड़ों से टकराती है तो जन्म होता है हिरकेनिया के प्रसिद्ध बादलों वाले जंगलों का। और ठीक इसके विपरीत पहाड़ों के दक्षिणी ढलान पर पसरा है दुनिया का सबसे सूखा और वीरान इलाका, कावीर रेगिस्तान। इस जमीन की असली पहचान इसके नाम में छुपी है, गोरगान। प्राचीन फारसी में भेड़िए को गुर्ग कहा जाता था और गोरगान का मतलब है भेड़ियों की भूमि। यहां 3 अलग अलग चेहरों में मौत घूमती है। दक्षिण में कॉकेशियन भेड़िया, उत्तर पूर्व में यूरोपीय और बाकी इलाकों में ईरानी उपप्रजाति। लेकिन आज भेड़ियों की ये भूमि खामोश हो रही है। ईरान में अब 1000 से भी कम भेड़िए बचे हैं। कई इलाकों से तो ये पूरी तरह मिट चुके हैं। लेकिन ये कोई आम इंसानी लालच का नतीजा नहीं है। ईरान में भेड़िए का ये कत्लेआम महज एक इकोलॉजिकल समस्या नहीं है।
ये एक प्राचीन धार्मिक फरमान की गूंज है। इस नफरत की जड़ें प्राचीन पारसी धर्म के द्वैतवाद में गहरी धसी हैं। एक ऐसा नजरिया जहां पूरी दुनिया सिर्फ दो ताकतों में बटी थी, अहुरा मज़दा, प्रकाश और अच्छाई के रचयिता, और अहरिमन, अंधकार और बुराई का देवता। जानवरों को भी दो हिस्सों में बांट दिया गया, अच्छे जानवर और हानिकारक जानवर। पारसी मान्यताओं में भेड़िया कोई जीव नहीं था, वो एक ज़राफ़्तार था, यानी पूर्ण बुराई। उसे एक चोर, बिना बालों वाला काला शरीर वाला जीव और अंधकार का वंशज माना गया। वो नागरिक समाज का सबसे बड़ा दुश्मन था, एक शव खाने वाला दानव। प्राचीन ईरानियों के लिए एक भेड़िए को मारना क्रूरता नहीं, बल्कि एक पवित्र पुण्य था। यहां तक कि एक पौराणिक कथा के अनुसार भविष्यवाणी की गई कि दुनिया के अंत से पहले उशेदार की सहस्त्राब्दी में भेड़ियों के वजूद को हमेशा के लिए मिटा दिया जाएगा। सदियां बीत गईं, ईरान में इस्लाम आया, लेकिन भेड़िए के माथे पर लगा बुराई का कलंक नहीं मिटा। ईरानी महाकाव्य फिरदौसी के शाहनामा से लेकर आम लोक कथाओं तक भेड़िए को हमेशा एक लालची, क्रोधी और बेवकूफ विलन के रूप में ही उकेरा गया, जिसे अक्सर एक चालाक लोमड़ी धोखा दे जाती है। भेड़ियों और इंसानों का ये रिश्ता हजारों साल पुराना है और ये कभी स्वस्थ नहीं रहा। ईरान में आज पारसी धर्म का प्रभाव भले ही कम हो गया हो, लेकिन उसकी विरासत जिंदा है। आज भेड़ियों को खत्म करने के जो प्रयास हो रहे हैं, वे उसी प्राचीन मान्यता का हिस्सा है। भेड़िया आज भी उसी अंधकार में भाग रहा है, जहां इंसान ने उसे हजारों साल पहले धकेल दिया था। भेड़ियों के साथ इंसान की इस दुश्मनी ने हमें भले ही प्रकृति से दूर किया हो, लेकिन जब हम लालच में आकर प्रकृति का पूरा ढांचा ही उजाड़ देते हैं, तो वो अपना इंतकाम जरूर लेती है। इतिहास हमें बताता है कि जब इंसान अपनी हदों को पार करता है, तो प्रकृति उसका हिसाब जरूर लेती है। 1930 के दशक का अमेरिका, जब आसमान से बारिश नहीं बल्कि मौत बरसती थी, लेकिन ये कोई प्राकृतिक आपदा नहीं थी। ये दशकों पुरानी एक खूनी साजिश और इंसानी लालच का नतीजा था। एक ऐसी साजिश जिसकी शुरुआत हुई थी एक बेजुबान जानवर के कत्लेआम से, अमेरिकी बाइसन। 1860 का दशक। अमेरिकी बाइसन का शिकार कोई शौक या सामान्य घटना नहीं थी। ये एक सोची समझी सैन्य रणनीति थी, एक मास्टर प्लान। अमेरिकी सरकार और सेना की नजर ग्रेट प्लेन्स के विशाल मैदानों पर थी, लेकिन वहां के मूल निवासी जैसे सियोक्स और कुमांचे उनके रास्ते में थे। ये मूल निवासी अपने भोजन, कपड़े और तंबू के लिए पूरी तरह बाइसन पर निर्भर थे। जनरल विलियम टी शर्मन और फिलिप शेरिडन अच्छी तरह जानते थे कि अगर बाइसन को खत्म कर दिया जाए, तो मूल निवासी भूख से तड़पकर खुद ब खुद घुटने टेक देंगे। इसके अलावा 1870 के दशक में औद्योगिक क्रांति के दौरान मशीनों की बेल्ट के लिए चमड़े की भारी मांग उठी और फिर शुरू हुआ इतिहास का सबसे बड़ा कत्लेआम। लोगों ने चलती ट्रेनों की खिड़कियों से महज मजे के लिए बाइसन को गोलियों से भून डाला। उनके विशाल शवों को मैदानों में सड़ने के लिए छोड़ दिया जाता था, या केवल उनकी जीभ और चमड़ा नोच लिया जाता था।
इन शिकारियों ने बाइसन को मारने के बाद उनकी हड्डियों के विशाल पहाड़ खड़े कर दिए। बाद में इन हड्डियों को फैक्ट्रियों में भेजा गया ताकि उन्हें पीसकर खेतों के लिए उर्वरक और आपके घरों में इस्तेमाल होने वाले बोन चाइना के बर्तन बनाए जा सकें। बाइसन सिर्फ जानवर नहीं थे, वे इन ग्रेट प्लेन्स के असली इंजीनियर थे। उनके खुरों का आकार ऐसा था कि वे चलते समय मिट्टी को हल्का हल्का खोदते थे, जिससे बारिश का पानी जमीन के अंदर सोख लिया जाता था। उनका गोबर इस जमीन के लिए बेहतरीन खाद था। लेकिन बाइसन के खात्मे और मूल निवासियों को खदेड़ने के बाद अमेरिकी सरकार ने होमस्टेड एक्ट लागू किया और किसानों को वहां बसा दिया। भारी भरकम ट्रैक्टरों ने उन प्राकृतिक घासों की गहरी जड़ों को हमेशा के लिए उखाड़ फेंका, जो हजारों सालों से मिट्टी को बांधे हुए थी। सदियों से चली आ रही एक परफेक्ट इकोलॉजी को रातों रात गेहूं के खेतों में बदल दिया गया। फिर आया 1930 का दशक, जब भयंकर सूखा पड़ा तो सारी फसलें सूख गईं। अब वहां न बाइसन थे और न ही वो घास जो मिट्टी को उड़ने से रोक सके। नंगी और सूखी मिट्टी को तेज हवाओं ने अपने साथ उड़ाना शुरू कर दिया। शुरू हुए ब्लैक ब्लिजर्ड्स, 10,000 फीट ऊंचे धूल के तूफान जो सूरज की रोशनी को निगल जाते थे। दिन के उजाले में रात का अंधेरा छा जाता था। हवा में इतनी धूल थी कि लोगों के फेफड़ों में सिलिका भर गया। हजारों लोग, खासकर मासूम बच्चे और बुजुर्ग, डस्ट निमोनिया का शिकार होकर तड़प तड़प कर मारे गए। 14 अप्रैल 1935 इतिहास का सबसे काला दिन, जिसे ब्लैक संडे कहा गया। धूल का गुबार इतनी रफ्तार से आया कि हवा में उड़ते पक्षी दम घुटने से सीधे जमीन पर गिरने लगे। इसी दिन एक रिपोर्टर ने इस खौफनाक मंजर को पहली बार नाम दिया द डस्ट बोल। हालात इतने बदतर थे कि 1934 के एक तूफान में 35 करोड़ टन धूल उड़ी। ये धूल वॉशिंगटन डीसी और न्यूयॉर्क तक जा पहुंची। यहां तक कि अटलांटिक महासागर में चल रहे पानी के जहाजों पर भी इस धूल की परत जम गई थी। अपना सब कुछ खो चुके लगभग 25 लाख लोगों को अपने ही बंजर खेत छोड़कर कैलिफोर्निया की ओर भागना पड़ा। उन्हें अपने ही देश में बेगानों की तरह ओकीज कहकर अपमानित किया गया। प्रकृति का संतुलन बिगड़ने पर तबाही सिर्फ खेतों की नहीं होती, पीढ़ियों की होती है। और अमेरिकी इतिहास का ये पन्ना इस बात का सबसे खौफनाक सबूत है। अमेरिका में जमीन उजड़ने के बाद चलिए दुनिया के एक दूसरे हिस्से में चलते हैं, जहां इंसान के अहंकार ने सीधे आसमान के बाशिंदों से दुश्मनी मोल ले ली। इतिहास के पन्नों में इंसानी अहंकार के कई ऐसे काले अध्याय दर्ज हैं जब हमने खुद को भगवान समझ लिया। लेकिन क्या होता है जब एक पूरी सरकार, एक पूरा देश एक छोटी सी चिड़िया के खिलाफ युद्ध छेड़ दे? ये कहानी किसी धर्म या अंधविश्वास की नहीं है। ये कहानी है माओवादी चीन की उस राजनीतिक सनक की जिसने करोड़ों लोगों को भूखों मरने पर मजबूर कर दिया। 1950 का दशक, चीन पर चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का कब्जा हो चुका था। साल 1958 माओ जेडोंग ने चीन को रातों रात एक कृषि प्रधान देश से ग्लोबल इंडस्ट्रियल सुपर पावर बनाने का सपना देखा। इस महत्वाकांक्षी योजना का नाम था
द ग्रेट लीप फॉरवर्ड। माओ का सबसे बड़ा और खतरनाक सिद्धांत था रेन डिंग शेंग तियान, यानी मनुष्य को प्रकृति पर विजय प्राप्त करनी ही होगी। माओ का मानना था कि पहाड़, नदियां, जानवर सब कुछ सिर्फ इंसान के इस्तेमाल के लिए है। और इसी अहंकार के बीच गौरैया को देश का दुश्मन घोषित कर दिया गया। माओ के प्रोपेगेंडा के अनुसार गौरैया एक चोर थी जो किसानों की मेहनत का अनाज चुराती थी। सरकार ने एक मासूम पक्षी को उन पूंजीपतियों का प्रतीक बना दिया जो आम जनता का खून चूसते हैं। और फिर शुरू हुआ महाविनाश। ये दुनिया के इतिहास में मास मोबिलाइजेशन का सबसे खौफनाक उदाहरण था। पूरी चीनी मशीनरी जनता का ब्रेन वॉश करने में लग गई। रेडियो, अखबार और पोस्टर्स के जरिए बच्चों और किसानों को बताया गया कि गौरैया को मारना सबसे बड़ी देशभक्ति है। हर गांव, हर स्कूल, हर फैक्ट्री के लिए मरे हुए गौरैयों का एक कोटा तय कर दिया गया। जो लोग सबसे ज्यादा गौरैया मारते वे नेशनल हीरो बन जाते। सेना और आम जनता छतों पर, खेतों में खड़े होकर बर्तन और ड्रम पीटते रहे। उन्होंने इतना शोर मचाया कि बेचारी गौरैया डर के मारे कहीं बैठ नहीं पाई। वो आसमान में उड़ती रहीं जब तक कि वो थकान और हार्ट अटैक से सीधे जमीन पर गिरकर मर नहीं गईं। उनके घोंसले नोच डाले गए, अंडे फोड़ दिए गए। और इस पूरे पागलपन पर नजर रख रही थीं मोहल्ला कमेटियां। कम्युनिस्ट पार्टी के छोटे नेता घर घर जाकर चेक करते थे कि हर परिवार इस कत्लेआम में अपना हाथ बटा रहा है या नहीं। लेकिन इंसान भूल गया था कि प्रकृति अपना हिसाब खुद करती है। सोवियत संघ के वैज्ञानिकों ने चीन को चेतावनी दी थी कि गौरैया सिर्फ अनाज नहीं खाती, वो उन कीड़ों और टिड्डियों को भी खाती है जो फसलों को बर्बाद करते हैं। लेकिन माओ के अहंकार ने किसी की नहीं सुनी। गौरैयों के सफाए का नतीजा ये हुआ कि टिड्डियों की आबादी में विस्फोट हो गया। करोड़ों टिड्डियों ने पूरे चीन की फसलें चट कर दी। और इसका परिणाम था द ग्रेट चाइनीज फैमिन 1959 से 1961। देश में भुखमरी फैल गई, अनाज का एक दाना नहीं बचा। अनुमान है कि इस पारिस्थितिक आपदा में 1.5 करोड़ से 4.5 करोड़ लोगों ने तड़प तड़प कर अपनी जान दे दी। जब करोड़ों लाशें बिछ गईं, तब जाकर माओ को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने चुपचाप 4 पेस्ट्स की सूची से गौरैया का नाम हटाकर उसकी जगह खटमल को डाल दिया। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इंसान की प्रकृति को जीतने की जिद ने इंसानियत को ही हरा दिया था। चीन में इंसानियत की हार के बाद समंदर की लहरों के बीच भी कुछ ऐसा ही हुआ, जहां कभी जीवन देने वाले जीवों को ही मौत के घाट उतार दिया गया। विशाल समुद्र जो जीवन देता है, और उस जीवन का सबसे बड़ा प्रतीक व्हेल। जापान के इतिहास के पन्नों में ये जीव सिर्फ एक जानवर नहीं था, ये एक देवता था। शुरुआत में इंसान और प्रकृति के बीच एक संतुलन था। जापानी परंपराओं, शिंटो और एनिमिज्म के अनुसार प्रकृति के कण कण में कामी यानी ईश्वर का वास है। प्राचीन मछुआरों के लिए व्हेल एबिसु की अवतार थी, समुद्र और सौभाग्य का देवता। 1830 का दशक, टेम्पो का भयंकर अकाल। जब मौत तटों पर मंडरा रही थी, तब लहरों के साथ बहकर आई एक अकेली व्हेल ने पूरे गांव को भुखमरी से बचाया। इसे योरी कुजीरा यानी ईश्वर का सीधा वरदान कहा गया। जब भी शिकार होता था, वो लालच के लिए नहीं होता था। बौद्ध धर्म की करुणा के तहत मछुआरों के मन में गहरा अपराध बोध होता था। वाकायामा और चीबा के तटों पर आज भी कुजीरा जिंजा यानी व्हेल मंदिर और उनकी कब्रें मौजूद हैं। ये सम्मान इतना गहरा था
कि अगर कोई गर्भवती व्हेल मारी जाती तो बौद्ध भिक्षु उस अजन्मे बच्चे को इंसानों की तरह मरणोपरांत एक नाम कैम्यो देते और उसे पूरे सम्मान के साथ दफनाते। लेकिन ये पवित्रता एक खूनी उद्योग में कैसे बदल गई? ये बदलाव किसी धर्म से नहीं आया, ये आया भू राजनीति और युद्ध की राख से। 1945 दूसरा विश्व युद्ध खत्म हो चुका था और जापान पूरी तरह तबाह था। देश में प्रोटीन और भोजन का भारी अकाल था। ऐसे में जापान पर कब्जा करने वाले अमेरिकी प्रशासन के प्रमुख जनरल डगलस मैकार्थर ने एक सीधा आदेश दिया, भुखमरी मिटाने के लिए सैन्य जहाजों को अंटार्कटिका भेजो और व्हेल्स का शिकार करो। यहीं से सब कुछ बदल गया। व्हेल का मांस जापानी स्कूलों के मिड डे मील का हिस्सा बन गया। मजबूरी में शुरू हुए इस शिकार को धीरे धीरे राष्ट्रीय पहचान का एक कृत्रिम नाम दे दिया गया। वक्त के साथ जरूरत खत्म हो गई, लेकिन लालच बढ़ता गया। इस क्रूर व्यापार की कमान संभाली जापान मत्स्य पालन एजेंसी और इंस्टीट्यूट ऑफ सिटेशन रिसर्च ने। 1986 में जब दुनिया ने इस कत्लेआम को देखा तो इंटरनेशनल व्हेलिंग कमीशन ने कमर्शियल शिकार पर पूरी तरह रोक लगा दी। लेकिन जापान ने एक खतरनाक कानूनी खेल खेला। वैज्ञानिक अनुसंधान का चोला ओढ़कर उन्होंने हर साल सैकड़ों व्हेल मारना जारी रखा। कानून का फायदा उठाकर रिसर्च के बाद बचे हुए इस मांस को खुलेआम घरेलू बाजारों में बेचा जाने लगा। ये पूरी दुनिया की आंखों में धूल झोंकने जैसा था। ये नाटक दशकों तक चला। लगातार अंतर्राष्ट्रीय आलोचनाओं के बाद 30 जून 2019 को जापान आधिकारिक तौर पर IWC से बाहर हो गया। वैज्ञानिक शिकार का दिखावा आखिरकार खत्म हुआ। आज जापान अंटार्कटिका में शिकार नहीं करता, लेकिन अपने विशेष आर्थिक क्षेत्र के भीतर निन्के, ब्राइड्स और सेई व्हेल्स का खुलेआम और पूरी तरह से व्यावसायिक शिकार किया जा रहा है। सरकार एक सख्त कोटा तय करती है और इसे अपना संप्रभु अधिकार और सांस्कृतिक विरासत बताती है। जो कभी एबिसु बनकर जीवन बचाती थी, आज वो खोखली राजनीति और जिद की वेदी पर चढ़ाई जा रही है। ये सिर्फ एक जीव के अस्तित्व की लड़ाई नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि इंसान अपने फायदे के लिए अपनी ही आस्था का गला घोंट सकता है। दूसरे देशों के खौफनाक इतिहास को देखने के बाद चलिए अब लौटते हैं अपनी खुद की जमीन की तरफ। प्रकृति, जिसे इस उपमहाद्वीप में सदियों से पूजा गया, लेकिन जब ब्रिटिश साम्राज्य के कदम इस जमीन पर पड़े तो उनके साथ एक ऐसा नजरिया आया जिसने हमारे जंगलों को खामोश कर दिया। ये महज एक राजनीतिक कब्जा नहीं था, ये एक वैचारिक हमला था। अंग्रेजों की नीतियां पश्चिमी और ईसाई दर्शन में गहराई से डूबी थीं। डोमिनियन का सिद्धांत, बाइबल की उनकी अपनी व्याख्या, जिसने उन्हें ये यकीन दिलाया कि ईश्वर ने इंसान को इस धरती और इसके सभी जीवों पर राज करने का प्रभुत्व दिया है। इस सोच में जंगल और जानवर जीवन नहीं थे, वो सिर्फ इंसान के इस्तेमाल की चीजें थीं या फिर उनके रास्ते की बाधा। और इस आग में घी डाला उपयोगितावाद ने। जेरेमी बेंथम और जॉन स्टुअर्ट मिल जैसे पश्चिमी विचारकों से प्रभावित ब्रिटिश प्रशासकों की नजर में भारत के घने जंगल सिर्फ बर्बाद जमीन थे। जब तक पेड़ों को काटकर वहां से लगान न वसूला जाए, तब तक उस जमीन का उनके लिए कोई मोल नहीं था। उन्होंने खुद को हंटर प्रोटेक्टर साहिब घोषित कर दिया, एक ऐसा रक्षक जो असहाय इंसानों को खूंखार जानवरों से बचाने का नाटक कर रहा था। उन्होंने शुरू की बाउंड्री सिस्टम, यानी मौत पर इनाम। ये कोई अनौपचारिक काम नहीं था। जिले के हर मजिस्ट्रेट को मौत बांटने का बाकायदा बजट दिया गया। एक शिकारी जब किसी बाघ या भेड़िए की कटी हुई खोपड़ी या खाल लेकर दफ्तर पहुंचता तो उसे नकद इनाम मिलता। सरकारी फाइलों और रजिस्टरों में हर मारे गए जानवर का सटीक हिसाब रखा जाने लगा। फिर आए 1865 और 1878 के वन अधिनियम। इन कानूनों ने एक ही झटके में भारत के जंगलों को सरकारी जागीर बना दिया। जिन आदिवासियों की रगों में जंगल धड़कता था,
उन्हें रातों रात बेदखल कर दिया गया। जंगल कटने लगे और टिम्बर लकड़ी के व्यापार ने जमीन को नंगा कर दिया। धीरे धीरे वर्मिन कंट्रोल के नाम पर शुरू हुआ ये खून खराबा ब्रिटिश एलीट क्लास और चापलूस भारतीय राजाओं के लिए स्पोर्ट हंटिंग बन गया। शिकार अब एक स्टेटस सिंबल था। बाघों, तेंदुओं और भेड़ियों के इस बेतहाशा खात्मे ने हमारी फूड चेन को हमेशा के लिए तोड़ दिया। एक भयानक पारिस्थितिक असंतुलन पैदा हुआ। जब शीर्ष शिकारी खत्म हुए तो शाकाहारी जानवरों जैसे नीलगाय, जंगली सुअर और बंदरों की आबादी विस्फोट की तरह बढ़ी। आज भी भारत के कई राज्यों में किसान जो अपनी फसलों को बचाने के लिए रात रात भर जागते हैं। उस समस्या की जड़ें इसी ब्रिटिश नीति में दबी हैं। वो आदिवासी समुदाय जो सदियों से बाघों और जंगलों के साथ एक आध्यात्मिक सह अस्तित्व में जीते थे, हमेशा के लिए हाशिए पर धकेल दिए गए। उनकी संस्कृति और जमीन दोनों को निगल लिया गया। और सबसे दर्दनाक सच, इस जमीन से हमेशा के लिए कुछ नामों का मिट जाना। भारतीय चीता जैसी शानदार प्रजाति इसी अंधाधुंध शिकार और सिकुड़ते जंगलों की भेंट चढ़ गई। अंग्रेज तो चले गए, लेकिन अपने पीछे छोड़ गए खामोश जंगल और एक टूटा हुआ इकोसिस्टम। सदियों से मनुष्य की गाथा एक ही धुन पर रची गई है, प्रकृति पर विजय की धुन। लेकिन कल्पना कीजिए चेतना के एक नए सवेरे की। क्या हो जब कुछ लोग इस सदियों पुरानी नींद से जाग जाएं? क्या हो जब इस अंधी दौड़ के बीच कुछ लोग अचानक रुक जाएं? क्या हो जब वे प्रकृति को हराने के खोखले अहंकार को त्याग कर उसके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने में, उसके पवित्र सह अस्तित्व में अपने जीवन का उद्देश्य खोज लें? क्या हो जब वे ये समझ जाएं कि इंसान इस ब्रह्मांड का स्वामी नहीं, बल्कि इसके एक विशाल ताने बाने का महज एक धागा है? क्या हो जब उन अंधी निर्मम शक्तियों के सामने यही मुट्ठी भर लोग सीना तान कर एक अभेद्य ढाल की तरह खड़े हो जाएं? Coffee's cold, but the morning's clear. Just me and the dust and the things that aren't here. Found your shadow in the hallway light, but the sun moved on and it's turning to night. Still keeping watch by a lark that won't hold, counting the rings on a floor made of gold. Left some marks on the kitchen wall, waiting for footsteps that never will fall. Pack the silence in a leather bag, watching the edges of the banner fray and sag. No ghost in the garden, just the rust and the rot. Forgiving the things that I thought I'd forgot. Just the rot, still guarding the ghost of a ghost. Ghost of a ghost.